हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिफॉर्म क्लासेस में। यूनिफॉर्म क्लासेस पूरी तरह से डेडिकेटेड है एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे हम क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की एसएसटी की सभी चैप्टर को फेज मैनर में पढ़ते हैं। और ये जो चैप्टर है एसएसटी की सब्जेक्ट के, ये सारे आपको प्री फाउंडेशन लेवल के आपको पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्यूशन कम प्री फाउंडेशन का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वो भी फेज मैनर में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 एसएसटी सब्जेक्ट का चैप्टर 1, जिसका टाइटल है आवर एनवायरनमेंट नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। एनवायरनमेंट को मैंने सबसे पहले डिवाइड किया दो भाग में, दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। मतलब एनवायरनमेंट को दो टाइप से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में वो सभी चीज़ें आती है जो अपने आप ग्रो होती है, जैसे लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं अपन ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट मतलब ऐसी वो सारी चीज़ें जो कि ह्यूमन ने अपनी सुविधा के अनुसार नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके कुछ नया बनाया, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाए, रोड्स बनाए और गार्डन्स बनाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो यहाँ देखते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट मतलब अवयव एनवायरनमेंट के सारे जितने घटक है उनके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। घटक मतलब उसके पार्ट। जैसे मैं इसको एनवायरनमेंट को कैसे मैं पढ़ सकता हूँ, तो सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड किया नेचुरल एनवायरनमेंट में। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब जो कि मैंने जैसे अभी बताया कि अपने आप ग्रो होता है ये, इसमें किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप ग्रो होता है। जैसे वाटर को बनाने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नेचर ने एक अलग सिस्टम बना रखा है, उसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो इस वाटर जहाँ जहाँ पाया जाएगा तो उस वाटर वाले पूरे पार्ट को बोलेंगे अपन हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं एयर मतलब जो भी अपने आसपास में जो एनवायरनमेंट में जो भी एयर है उसमें कितनी सारी गैसेज है, वो सारा किस में आता है, वो आता है एयर में। और एयर जहाँ पे होता है उस पार्ट को बोलते हैं अपन उस पार्ट को अपन बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, और तो थर्ड देखते हैं अपन। थर्ड है लैंड मतलब अपने आसपास में जो भी अपन सरफेस देखते हैं उसको अपन काउंट करते हैं लैंड में। तो लैंड को जो फर्दर अपन बोलते हैं, लैंड का एक डेफिनेशन में लैंड का ही दूसरा नाम है लिथोस्फीयर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर मतलब लैंड। और जब इन तीनों से मिलके मतलब लैंड, एयर और वाटर, इन तीनों से मिलके जो एक नया स्फीयर बनता है उसको बोलते हैं अपन बायोस्फीयर। इसका मतलब इन तीनों से मिलके एक ऐसी चीज़ बनेगी जो कि सेल्फ सफिशिएंट होगी और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे कि पेड़ पौधे, एनिमल्स, इंसेक्ट्स ETC। तो ये सारे किस में काउंट करेंगे अपन, ये काउंट करेंगे अपन बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर मतलब ऑल लिविंग थिंग्स। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये हो गया नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट। और इसके अलावा देखते हैं अपन ह्यूमन मेड जैसे कि इस वर्ड से पता लग रहा है अपने को, ह्यूमन मेड मतलब ह्यूमन ने अपने द्वारा बनाया, अपनी सुविधा के लिए अपने द्वारा बनाया। जैसे कि बिल्डिंग्स बनाई ह्यूमन ने, ऐसे ही पार्क्स बनाए और ब्रिजेज, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सारे ह्यूमन ने अपने नीड्स के हिसाब से डेवलप किए। तो इसलिए इनको अपन रखेंगे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ह्यूमन, इंडिविजुअल ह्यूमन से भी एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है उसको अपन देखेंगे। तो जैसे ह्यूमन में सिर्फ अपन काउंट करेंगे एक सिंगल पर्सन, जैसे कि इंडिविजुअल कोई पर्सन है, और पर्सन है तो उसकी फैमिली भी होगी। फैमिली में जैसे कि 2, 3, 4 कितने भी मेंबर हो वो सारे फैमिली में काउंट कर लेंगे अपन। ऐसे ही जब कुछ फैमिलीज बन के एक पूरी कम्युनिटी बनाती है तो उस कम्युनिटी को भी अपन अलग से पढ़ लेंगे। ऐसे ही रिलीजियन है, ऐसे ही एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस, इन सब में भी अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं ह्यूमन को एज ए कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इसमें व्हाट इज एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है। तो एनवायरनमेंट की जो डेफिनेशन है वो एक रफली मैं डेफिनेशन बताऊं तो वो सभी चीज़ें जो अपने आसपास में हैं और वो अपने को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है, उनको अपन बोलते हैं एनवायरनमेंट। जैसे एक प्लांट है, प्लांट के आसपास में जैसे कि सॉइल है, वाटर है और लैंड है, तो ये सारे मिलके प्लांट को ग्रो होने के लिए उसको हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इस तरह से है, एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग और कंडीशंस
एनवायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस अंडर विच ए पर्सन और ए थिंग एग्जिस्ट एंड डेवलप्स हिज और इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसका मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई पर्सन या कोई थिंग होगा या कोई चीज़ होगी जो अपने डेवलपमेंट के लिए या अपने एग्जिस्टेंस के लिए अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंडीशन है, उसको अपने आसपास अपने आप को ग्रो करने के लिए काम में लेती है, तो उसको बोलते हैं अपन एनवायरनमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको प्लांट का, तो प्लांट के लिए क्या होता है कि सॉइल और वाटर और एयर, जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो एक प्लांट को ग्रो होने के लिए सुटेबल कंडीशन बन जाती है। तो इसी को अपन देखते हैं अपन एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि एनवायरनमेंट को अपन दो भागों में बांटेंगे, दो पार्ट्स में बांट के अपन पढ़ेंगे। जैसे पहला जो मैंने बताया था आपको नेचुरल एनवायरनमेंट, और सेकंड मैंने बताया आपको ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में देखते हैं अपन, नेचुरल एनवायरनमेंट को अपन फर्दर दो भागों में और बांट सकते हैं, टू पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन से हैं? वो है एक तो बायोटिक एनवायरनमेंट और एक एबायोटिक एनवायरनमेंट। देखो यहाँ पे ये सिर्फ टर्म है, तो बायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटिक का मतलब होता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि श्वास लेते हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम उनमें पाया जाता है, तो उसको अपन बोलेंगे बायोटिक एनवायरनमेंट। जैसे प्लांट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है प्लांट्स में, ऐसे एनिमल्स है, इंसेक्ट्स हैं, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे अपन रखेंगे बायोटिक एनवायरनमेंट में। ऐसे ही सेकंड जो पार्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट का, वो है एबायोटिक एनवायरनमेंट। एबायोटिक एनवायरनमेंट मतलब वो सारी चीज़ें जो कि बायोटिक एनवायरनमेंट में नहीं है, जैसे जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स है, जैसे कि मिट्टी हो गई, एयर हो गई, वाटर हो गई, ये सारे जो कंपोनेंट है इनको अपन रखेंगे एबायोटिक एनवायरनमेंट में। ओके, जो थर्ड जो मैंने बताया था आपको ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, तो ह्यूमन मेड मतलब ह्यूमन ने अपने आवश्यकता के अनुसार क्रिएट किया, जैसे बिल्डिंग्स बनाए, रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन ने अपने सुविधा के अनुसार जो नेचुरल एनवायरनमेंट था उसको मॉडिफाई करके बना दिया, तो उसको अपन काउंट कर लेंगे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं मेजर स्पेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट। मेजर स्पेयर्स मतलब ऐसे मंडल, स्पेयर्स का मतलब मंडल, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे क्या पाया जाता है उसी को अपन बोलते हैं मंडल। तो जैसे मैं पूरे अर्थ पे जो भी अपने आसपास में है उसको मैं अभी आपको चार पार्ट में पढ़ेंगे, चार पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जैसे उसमें होगा 4 मेजर स्पेयर्स अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला अपन देखते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब अपने आसपास में जो भी एयर है, अपने आसपास में जो भी एनवायरनमेंट में जो भी एयर है उसको अपन काउंट करेंगे किसमें? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर मतलब अपने आसपास में ये जो जितनी भी एयर है उसको अपन काउंट कर लेंगे। सेकेंड अपन पढ़ लेंगे इसमें लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया, लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड, तो लैंड के बारे में जो भी पढ़ेंगे उसको अपन काउंट कर लेंगे लिथोस्फीयर में। थर्ड अपन पढ़ेंगे उसमें वाटर, तो वाटर के बारे में जो भी अपन पढ़ेंगे उसको अपन काउंट कर लेंगे हाइड्रोस्फीयर में। ओके, तो वाटर को पढ़ेंगे अपन हाइड्रोस्फीयर में। ऐसे ही जब इन तीनों से मिलके एक नया एक स्फीयर बनेगा उसको अपन बोलेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब एक ऐसा स्फीयर जिसमें एयर, वाटर और लैंड ये सारे मिलके एक ऐसा सुटेबल क्लाइमेट तैयार करते हैं जिससे कि एक कोई प्लांट हो चाहे कोई एनिमल हो उसको एक सुटेबल कंडीशन मिल जाती है ग्रो होने के लिए। ठीक है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पूरा स्फीयर। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपनी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक एयर का बबल जैसा कुछ है, जैसे ये अपनी अर्थ है और इसके चारों तरफ एक एयर का ऐसे बबल जैसा है। ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ही पॉसिबल है। अगर ये मून पे होता तो वहाँ पे भी जीवन संभव होता, अगर ये मार्स पे होता तो वहाँ पे भी जीवन संभव होता, लेकिन वहाँ पे ये एक सुटेबल जो अपना एटमॉस्फेयर है वो वहाँ पे नहीं है, इस वजह से वहाँ पे लाइफ संभव नहीं है। अपने यहाँ पे अर्थ पे ये सुटेबल है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर देखो बेटा, ये गैसेस का एक पूरा बबल होता है और ये जो बबल होता है ये अप्रोक्सीमेट इसकी जो हाइट होती है, मैं अगर रफली आपको हाइट बताऊं तो ये होती है 1600 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेट 1600 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। मतलब अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से अगर मैं स्पेस की तरफ जाऊंगा तो अगर मैं 1600 किलोमीटर तक चला गया तो मेरे को एटमॉस्फेयर मिलेगा, और जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डेंस जो एयर होती है वो होती है अर्थ के सरफेस के पास। अर्थ के सरफेस के पास ज़्यादा एयर होगी इसलिए वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, और जब एयर की डेंसिटी कम होती है तो वहाँ पे एयर भी कम होती है।
और एयर कम होगी तो जैसे जैसे अपन 1600 से आगे अगर मैं चला जाऊंगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ना तो कोई एयर होगी और ना ही वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर होगा। ओके, अब देखो एटमॉस्फेयर मैंने बताया कि इसमें बहुत सारी गैसेज होती है, इसीलिए ये डेंसिटी इसमें होती है। तो गैसेज कौन सी होती है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ऐसे बहुत सारी गैसेज है। तो एक रफली मैं आपको आइडिया बता दूं कि इसमें जब मैक्सिमम जो गैस होती है, सबसे ज़्यादा गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन कितनी होती है, इसमें होती है नाइट्रोजन 78%। ओके, नाइट्रोजन इसमें होती है 78%। इसके बाद अगर मैं देखूं सेकंड नंबर पे कौन सी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है जो अपने एटमॉस्फेयर में है, वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन इसमें होती है अप्रोक्सीमेट 21%। ओके, 20 पॉइंट समथिंग होती है, लेकिन अपन इसको बोल सकते हैं कि 21% इसमें ऑक्सीजन है। ओके, तो 21% होती है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है आर्गन। थर्ड नंबर पे जो गैस आती है वो आती है आर्गन, और आर्गन इसमें होती है अप्रोक्सीमेट 0.3%। अप्रोक्सीमेट 0.3%, 0.3% इसमें आर्गन होती है। और फोर्थ नंबर पे जो गैस आती है वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको अपन CO2 भी लिख सकते हैं, CO2, C और O दोनों कैपिटल और इसके नीचे 2, इसको अपन बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कितनी होती है, ये होती है 0.03%। ये होती है 0.03%। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि 4 गैसेज हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद कौन सी है, ऑक्सीजन है 21%, उसके बाद आर्गन 0.3% मतलब 0.3% आर्गन। और फोर्थ नंबर पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी जो वैल्यू है एटमॉस्फेयर में वो है 0.03%। ओके, ये हो गया अपना एटमॉस्फेयर। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इंपोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर है तो उसकी इंपोर्टेंस क्या, मतलब उसकी आवश्यकता क्यों अपने को एटमॉस्फेयर की। देखो बेटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं होगा यहाँ पे। तो ये लाइफ एग्जिस्टेंस क्यों होता है, ये देखो इस वजह से होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये एक अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ ये पूरा एटमॉस्फेयर का एक पूरा बबल है। ओके, तो अब देखो यहाँ से सन की कुछ रेज आती है। हमेशा से जब डे लाइट होता है तो उसमें सन की रेज आती है, इस तरह से सन की रेज आती है। अब उसमें कुछ तो हार्मफुल होती है और कुछ हार्मफुल नहीं होती है। तो जो हार्मफुल जो रेज है, जैसे यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, उसको ये एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं अपन ओजोन लेयर। उसको अपन बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ओजोन गैस से बनी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या करती है, इस यूवी रेज को वहीं पे रोक लेती है, अपने पास में रोक लेती है। जहाँ पे ये ओजोन लेयर होती है वहीं पे ये यूवी रेज को वहीं पे रोक लेती है, और ये अपने अर्थ का सरफेस पे नहीं आने देती है। इसलिए इसने क्या किया, हार्मफुल रेज जो यूवी रेज थी उसको वहीं पर रोक लिया। लेकिन जो हार्मफुल नहीं थी, जो अपने साथ एनर्जी लेके आई थी, वो रेज क्या होगी, इस एटमॉस्फेयर को पार करते हुए अपनी सरफेस पे आ जाएगी। सरफेस पे आएगी तो जब सन की रेज कहीं पे गिरती है, जब सन की रेज कहीं पे गिरेगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो हीट ट्रांसफर करेगी जो अपने साथ हीट लेके आई है। तो हीट ट्रांसफर करने से बेटा क्या होता है, यहाँ पे ये अर्थ जो होती है ये वार्म हो जाती है, ये धीरे धीरे गर्म हो जाती है। तो जब ये वार्म होती है, तो कोई भी चीज़ जब गर्म होती है, कोई भी चीज़ जब वार्म होती है, तो अपने अंदर से वो कुछ रेडिएशन निकालती है। तो जब रेडिएशन यहाँ से निकलेगी, अर्थ के सरफेस से जो रेडिएशन निकलेगी, और रेडिएशन में भी कुछ एनर्जी होती है, तो ये रेडिएशन यहाँ से निकलती है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया, एटमॉस्फेयर क्या करता है, यूवी रेज को तो अंदर नहीं आने देता, लेकिन एटमॉस्फेयर सेकंड काम भी करता है, ये अर्थ के जो सरफेस से जो रेडिएशन निकलती है, जो एनर्जी की जो रेडिएशन निकलती है, उसको भी बाहर नहीं जाने देता। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये जो इसकी बाउंड्री है, ये यहाँ से टकरा के फिर से वापस से अर्थ के सरफेस की तरफ चली जाएगी, फिर अर्थ की सरफेस पे जाएगी, फिर से गर्म करेगी, और फिर से इसको एटमॉस्फेयर में आएगा। फिर एटमॉस्फेयर में फिर से आया तो एटमॉस्फेयर फिर इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, और फिर से इसको इस तरह से ये यहीं पे घूमती रहेगी। ये जो एनर्जी वाली जो एयर है वो यहीं पे घूमती रहेगी, और इससे क्या होगा, अर्थ के चारों तरफ एक सूटेबल टेम्परेचर क्रिएट होगा, जिसमें ही लाइफ एग्जिस्टेंस करती है। ठीक है, तो सन से आने वाली यूवी रेस को एक तो रोकता है, दूसरी ये अपने अर्थ के सरफेस से जो रेडिएशन जो निकलती है उसको भी अपने एटमॉस्फेयर में बना के रखता है, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। ये जो मैंने बताया अभी आपको, ये जो यहाँ पे जो एक सुटेबल टेम्परेचर बन रहा है, ये इस एनर्जी के रिफ्लेक्शन से, तो इसको बोलते हैं अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये होता है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर होती है, उसकी वजह से ये जो है वापस रिफ्लेक्ट कर जाता है।
तो ये CO2 की जो लेयर है उसने तो यहाँ का अर्थ का टेम्परेचर एक सुटेबल मेंटेन किया, और जो ओजोन लेयर है उसने क्या किया, यूवी रे से अपने को प्रोटेक्ट किया, उसको सरफेस पे आने नहीं दिया। इस तरह से अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ये दोनों ही काम नहीं होंगे, ना तो यूवी रेस को रोक पाएंगे और ना ही अपनी जैसे जो सुटेबल टेम्परेचर के लिए CO2 अगर नहीं होगा तो ये पूरा टेम्परेचर जो है, एनर्जी जो है पूरा स्पेस में चला जाएगा और अपने यहाँ पे एक अर्थ जो है आइस बॉल की तरह बन के रह जाएगा ओनली। ओके, तो एटमॉस्फेयर अपने को लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए इस तरह से अपने को प्रोटेक्ट करता है। अब देखो इसके अलावा एक और काम करता है, ये जो अर्थ का जो सरफेस है इसके चारों तरफ मैंने बताया आपको एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारी गैसेज होती है। गैसेज के साथ बेटा कुछ चीज़ें और होती है, जैसे वाटर वेपर होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल देखो कुछ भी नहीं, अब धूल के कण है बिल्कुल छोटे छोटे जो अपने को दिखते भी नहीं है, ऐसे धूल के कण होते हैं जो अपने को दिखते भी नहीं है। ओके, तो ये धूल के कण क्या करते हैं, अपने आसपास में इसके जो भी वाटर वेपर है, जो भी वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है, बिल्कुल छोटी छोटी जो बूंदे हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जब एक जब डस्ट पार्टिकल है उसके चारों तरफ जब वो ड्रॉपलेट इकट्ठा होने लग जाता है, इक्यूमुलेट होने लग जाता है, तो वो धीरे धीरे इक्यूमुलेट होके एक बहुत बड़ा अर्थ का ड्रॉप बना लेता है, सॉरी वाटर का ड्रॉप बना लेता है। तो वाटर जब ड्रॉप बन गया उसमें, तो वो सारे वाटर ड्रॉप एक साथ मिलके वो एक क्लाउड जैसा कुछ बनाएंगे। तो क्लाउड फॉर्मेशन के लिए डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर का होना बहुत ज़रूरी है। और क्लाउड फॉर्मेशन जब होगा तो वहाँ पे कंडेंसेशन होगा, वो जो वहाँ पे वाटर वेपर होगा उसका कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन मतलब वो जो वाटर है वो अपने अंदर जो उसके हीट है वो उसको एक्सपेल कर देगा और वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने से वो क्या वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस में कन्वर्ट होने की वजह से ये जो क्लाउड्स होंगे वो भारी हो जाएंगे, और भारी होने की वजह से ये इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी। तो जीरो पे आने के बाद में ये क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी वाटर है ये इसको अपने अंदर से एक्सपेल कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। जब ये वाटर एक क्लाउड से बाहर आता है तो उसको अपन बोलते हैं रेनफॉल। ये इस तरह से रेनफॉल के रूप में अपनी अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा। ओके, इस तरह से ये वाटर अर्थ पे वापस से आ जाएगा। तो इसने क्या किया, एक वाटर साइकिल मेंटेन किया। वाटर साइकिल मेंटेन करने के लिए एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही वो डस्ट पार्टिकल है, वो वाटर वेपर है जो कि क्लाउड को फॉर्म होने के लिए ज़रूरी है। तो क्लाउड फॉर्म होएगा तब ही वहाँ पे वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे एज ए रेनफॉल वहाँ पे पहुँच पाएगा। ओके, ये तो हो गया सेकेंड। और थर्ड इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंस बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक जगह पे जैसे बहुत ज़्यादा वाटरफॉल करेगा, एक जगह बहुत ज़्यादा ये रेनफॉल करेगा और दूसरी जगह पे ये बहुत ज़्यादा हीट प्रदान करेगा। तो ऐसे क्या होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेदर एंड क्लाइमेट का एक अलग अलग क्लाइमेट और वेदर का कंडीशन बनता है। तो ये जो क्लाइमेट और वेदर बनता है ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है, ये होता है एटमॉस्फेयर की वजह से। ओके, तो एटमॉस्फेयर का अपन ने इंपॉर्टेंस पढ़ लिया। 3 इंपॉर्टेंस अपन ने पढ़े। सबसे पहला यूवी रेज को रोकना, दूसरा अर्थ की जो रेडिएशन है उसको अर्थ की सरफेस तक ही सीमित रखना, और तीसरा इसको एक वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए इसमें वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल का होना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, लिथोस्फीयर मतलब अपने आसपास में जो भी लैंड है उसको अपन बोलेंगे लिथोस्फीयर। जो भी अपने आसपास में लैंड है उसको बोलेंगे अपन लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर के अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, सॉरी थिकनेस की बात करूं, तो ये है, ये अपनी अर्थ है। अब अर्थ की सरफेस से अगर मैं अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर डिग करके, अर्थ को डिग करके 100 किलोमीटर अंदर तक चला जाऊं तो वो जो लेयर आएगी उसको बोलेंगे अपन लिथोस्फीयर। मतलब 100 किलोमीटर तक की जो लेयर है उसको अपन बोलेंगे लिथोस्फीयर। ये अर्थ के सरफेस के अंदर 100 किलोमीटर तक की लेयर, ये वाली लेयर जो है इसको अपन बोलेंगे लिथोस्फीयर। ओके, लिथोस्फीयर की इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी अभी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अभी आप ये देखो कि लिथोस्फीयर बोलते किसको है। लिथोस्फीयर बोलते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर मैं 100 किलोमीटर तक डिग करूं अर्थ की सरफेस को, और वो जो लेयर जो मैं डिग किया उसको बोलेंगे अपन लिथोस्फीयर। इसके बाद देखते हैं, ये जो लिथोस्फीयर जो है इसकी जो थिकनेस है वो वेरी करती है। जैसे ये अपना सरफेस है अर्थ का, ये देखो बेटा यहाँ पे तो है लैंडफॉर्म और ये है ओशन। इसको इस तरह से देखो, ये तो है ओशन और ये है माउंटेन, माउंटेन समझ लो या प्लेन समझ लो इस तरह से, और ये है इसका ओशन का सरफेस। अब देखो मैंने बोला अर्थ की सरफेस से आपको 100 किलोमीटर डिग करना है, तो देखो बेटा यहाँ से शुरू करूँगा मैं तो 100 किलोमीटर पूरा मेरे को मिल जाएगा।
अप्रोक्सीमेट मेरे को यहाँ पे 100 किलोमीटर मिल जाएगा। लेकिन बेटा अब मैं यहाँ पे ओशन की जो नीचे जो ओशन फ्लोर है वहाँ से डिग करूँगा तो इसका जो डीपनेस है वो थोड़ा कम मिलेगा। तो ये जो होता है ये यहाँ पे तो 100 किलोमीटर है, लेकिन ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर के आसपास ही रह जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है ओशन सरफेस का, ओशन का जो सी फ्लोर है उसके नीचे अगर मैं उसको लिथोस्फीयर को काउंट करूँ तो उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूँ ये कॉन्टिनेंट, इसको अपन बोलते हैं कॉन्टिनेंट और इसको तो बोलते हैं अपन कॉन्टिनेंट और इसको बोलते हैं अपन ओशियन। तो कॉन्टिनेंट की सरफेस पे लिथोस्फीयर की मोटाई ज़्यादा होगी, उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, और ओशन फ्लोर पे, ओशन फ्लोर मतलब ओशन का नीचे वाला पार्ट जो उसका अपन बॉटम वाला पार्ट जो बोल सकते हैं, उसकी जो थिकनेस होगी लिथोस्फीयर की वो होगी उससे कम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की अपने को आवश्यकता क्यों है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है ये अपनी आउटर जो क्रस्ट है, जो अपनी आउटर जो मेंटल के ऊपर जो क्रस्ट होती है, देखो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अर्थ को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अर्थ की सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर अपन जो क्रस्ट देखते हैं, सबसे ऊपर जो अपने को परत मिलती है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं क्रस्ट। ये जो है इसको बोलते हैं अपन क्रस्ट, ये तो है क्रस्ट। इसके अंदर जो होती है उसको अपन बोलते हैं मेंटल। ये सेकंड जो लेयर है इसको बोलते हैं अपन मेंटल। ओके, और जो थर्ड जो है, जो अंदर वाला जो पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं कोर। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये जो है लिथोस्फीयर जो है ये क्रस्ट का आउटर लेयर बनाता है, क्रस्ट को जो कवर करता है, आउटर जो इसका जो सरफेस है उसको ये लिथोस्फीयर काउंट किया जाता है उसमें। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो है लिथोस्फीयर अपने को एक सोइल प्रोवाइड कराता है। सोइल कैसे? देखो सोइल अगर नहीं होगी तो उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, अपन कैसे रह पाएंगे? बिना प्लांट्स के हम नहीं रह सकते। तो प्लांट्स को ग्रो होने के लिए एक सुटेबल सॉइल चाहिए, और सुटेबल सॉइल मतलब उसमें सारे मिनरल्स होने चाहिए। सॉइल में सारे मिनरल्स होंगे तभी उसमें प्लांट ग्रो कर पाएंगे। तो ये कहाँ पे मिलेगा? ये अपने को मिलेगा लिथोस्फीयर में। ऐसे ही लिथोस्फीयर क्या है कि वेरियस लैंडफॉर्म्स अपने को प्रोवाइड कराता है, जैसे कि कहीं पे गॉर्जेज होंगे, मतलब कहीं पे खाइयाँ होंगी, और कहीं पे माउंटेन्स होंगे, कहीं पे प्लेन्स होंगे, कहीं पे प्लेटूज होंगे। तो ये सारे क्या है, अलग अलग लैंडफॉर्म अपने को फीचर्स प्रोवाइड करता है, और अलग अलग लैंडफॉर्म का अलग अलग इकोनॉमिकल वैल्यू होता है। जैसे अगर मैं एक प्लेन में जाऊँगा, जैसे अपना गंगा प्लेन है, वहाँ पे क्या होगा, सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो वहाँ पे मैं अच्छे से डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो मैं ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन जैसे अगर मैं हिमालय पे गया तो वहाँ पे मैं क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन हिमालय पे मेरे को अलग तरह के मिनरल्स मिलेंगे, जैसे कि वहाँ पे मेरे को आयरन मिल सकता है, मेरे को कोल मिल सकता है, अगर मैं वहाँ पे उसको डिग करूँ। ठीक है, तो अलग अलग जो मिनरल्स हैं वो लिथोस्फीयर में अलग अलग पार्ट में होते हैं। ओके, तो ये सारा किससे प्रोवाइड होता है अपने को? लिथोस्फीयर से। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हाइड्रोस्फीयर मतलब अपने आसपास में जो भी वाटर उसको अपन बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। अब एक मैं आपको एक रफली आइडिया बताऊं तो अपना जो अर्थ का पूरा सरफेस है, ये अपनी अर्थ है, अर्थ के पूरे सरफेस का अप्रोक्सीमेट 3/4 पार्ट, अगर मैं इसको ऐसे 4 पूरे बराबर भागों में बांट दूं, 4 पार्ट्स में बांट दूं इसको मैं पूरे सरफेस को, तो इसके जो ये 3 पार्ट्स हैं, पूरे 3 पार्ट्स, ये तो है वाटर। ये 3 पार्ट्स मतलब 3/4, 3 पार्ट्स मतलब 3/4, 3/4 जो पार्ट है ये तो है ओनली वाटर, ये है ओनली वाटर। और ये जो इतना सा पार्ट बच गया 1/4, ये है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म मतलब लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जहाँ पे अपने को रहने के लिए सुटेबल जगह मिलती है, अपन पानी पे नहीं रह सकते, तो ये लैंडफॉर्म जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, और फॉरेस्ट आदि वहाँ पे होते हैं, तो ये है 1/4। 1/4 मतलब अप्रोक्सीमेट 25%। तो अब मैं परसेंट में इसको बताऊं तो ये 3/4 का वैसे तो बनता है 75%, लेकिन अप्रोक्सीमेट जो परसेंटेज में जो बनेगा इसका बनेगा 71%। 71% जो अर्थ का सरफेस है वो कवर करता है वाटर से। और ये भी अपन इसको फर्दर बांटेंगे, कितना पार्ट ओशियन में है, कितना पार्ट ग्लेशियर्स में है, कितना पार्ट अपने को ग्राउंड वाटर में मिलेगा। तो हाइड्रोस्फीयर वो सारी जगह जहाँ पे अपने को वाटर मिलेगा, चाहे वो लेक हो, रिवर हो, ग्लेशियर हो, या फिर अपने
ग्राउंड वाटर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये सारा किस में काउंट कर लेंगे अपन, हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर का टोटल जो वैल्यू अर्थ के सरफेस पे वो है 71%। 71% अर्थ के सरफेस पे पानी है, और 29% जो है वो है लैंड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो तीनों जो स्फीयर मिलके, जैसे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, ये तीनों स्फीयर मिलके जब एक ऐसा सुटेबल क्लाइमेट बनाते हैं जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सारे ग्रो कर सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये जो बायोस्फीयर है ये अपने को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक छोटी सी बेल्ट प्रोवाइड कराता है, जिसको अपन बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, ऐसे वो सारे अपने आसपास में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं अपन इकोसिस्टम। जैसे कि ह्यूमंस को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ह्यूमंस को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए फूड। फूड कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, क्रॉप से मिलेगा, तो वहां से वो फूड लेगा। इसका मतलब ह्यूमन की जो फूड नीड है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर, या फिर एनिमल्स के ऊपर। जैसे अगर आप मीट वगैरह एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो किससे मिलेगा अपने को, एनिमल से। तो इसका मतलब दोनों का इंटरेक्शन है। जैसे जो प्लांट्स है उनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, उनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सॉरी उनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। वो कहाँ से मिलती है अपने को, ह्यूमन से मिलती है। तो ये एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, इसी को बोलते हैं अपन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विथ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट इन विच दे लिव, ऑल काइंड्स, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से ये एनर्जी का आदान प्रदान करते रहते हैं, एक दूसरे को एनर्जी देते रहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जो भी जितने भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, वो अपने आसपास के जितने भी उसके आसपास में जो भी सराउंडिंग्स है उसके ऊपर वो डिपेंड रहते हैं। ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऐसे एनिमल टू एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऐसा भी हो सकता है। तो दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिएक्शन एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने आसपास में उसके जो भी अलग जो ऑर्गेनिज्म है उससे भी वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, और अपनी कम्युनिटी में उससे भी वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, उन सबको अपन बोलेंगे इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड। जैसे मैंने आपको बताया एक इकोसिस्टम जो एक पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करता है, तो इसमें जैसे इसने बताया कि लार्ज रेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत बड़ा जो है फॉरेस्ट है, और वहाँ पे अक्सर रेन होती रहती है, और वहाँ पे एक ग्रासलैंड भी डेवलप हो गया। तो ऐसे इकोसिस्टम भी हो सकते हैं। डेजर्ट भी हो सकता है, जैसे एक डेजर्ट है, वहाँ पे डेजर्ट में रहने वाले जो भी एनिमल होंगे वो होंगे, और वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो बहुत कम होंगे। तो एक डेजर्ट का एक पूरा पर्टिकुलर इकोसिस्टम हो गया। ऐसे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स का एक अलग पर्टिकुलर इकोसिस्टम होता है। वहाँ पे वो आइस होती है, ग्लेशियर होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वेजिटेशन इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इस वजह से वहाँ का माउंटेन्स का एक अलग इकोसिस्टम है। लेक का अलग सिस्टम है, रिवर्स का एक अलग इकोसिस्टम है, ओशंस का एक अलग इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम ओशन का मतलब वहाँ पे जो प्लैंक्टन्स वगैरह हैं और भी जो मरीन जो एनिमल्स हैं वो सारे वहाँ पे एक साथ एक दूसरे से इंटरेक्शन करके रहते हैं, तो वो ओशन का इकोसिस्टम हो गया। ऐसे ही एक छोटा सा इकोसिस्टम भी हो सकता है, जैसे कि अपने घर के आसपास में अगर आप कोई पॉन्ड देखो तो उसमें भी एक छोटा सा, अगर वहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्टेंस है, जैसे कि वहाँ पे सेवाल होंगे, मतलब काई होगी, एल्गी होगी, और आसपास में जैसे कि टोड्स होंगे, मतलब मेंढक की छोटे छोटे प्रजाति होंगी, तो वो सारे किस में काउंट कर लेंगे अपन, इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने से या अपने से दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन करते हैं, उसी को बोलते हैं अपन इकोसिस्टम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसी वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन ने अपने आप डेवलप की है उसको अपन ह्यूमन एनवायरनमेंट में देख लेंगे। जैसे इसमें बताया है कि नंबर 1 पॉइंट है, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अराउंडिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर नीड। दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स।
फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। इसका मतलब है कि ह्यूमंस ने क्या किया, अपने आसपास में जो भी एनवायरनमेंट था उसको मॉडिफाई किया और अपने नीड के हिसाब से उसको डेवलप कर लिया। इसी के साथ उसने अपनी जितनी भी आवश्यकताएं थी उसको नेचर से उसको मॉडिफाई करके बनाया। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिएड, ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू इश्यू, यूटिलाइज और सी एंड चेंज एनवायरनमेंट। इसका मतलब हुआ कि ह्यूमंस की नीड जो थी वो समय के साथ बढ़ती गई और अब ह्यूमन ने उस एनवायरनमेंट को बड़े ही बेरहमी से उसको चेंज करना शुरू कर दिया। वो एक जो नेचुरल एनवायरनमेंट था उसको चेंज करना शुरू कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो ह्यूमंस ही एक ऐसा जीव है जो कि एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है या एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है। ओके, इसके साथ ह्यूमंस ने क्या किया, ह्यूमंस ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। डोमेस्टिकेट मतलब उनको पालना शुरू किया। ह्यूमंस ने जो नेचुरली जो क्रॉप्स ग्रो होती थी उसके साथ ही ह्यूमन ने खुद से क्रॉप ग्रो करना शुरू किया। इस चीज़ के साथ ह्यूमंस ने बहुत सारे अलग जो इन्वेंशन थे वो किए, जैसे कि फायर का इन्वेंशन किया, व्हील का इन्वेंशन किया। ये जो थे ये इतने ज़बरदस्त जो इन्वेंशन थे जिनकी वजह से ह्यूमन ने जो नेचुरल एनवायरनमेंट था उसको एक्सप्लोइट करना शुरू कर दिया। एक बहुत ही लार्ज स्केल पे एक्सप्लोइट करना शुरू कर दिया कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से जा सकते थे। तो उसने जैसे फॉरेस्ट को एक जगह से काट के दूसरी जगह पे टिम्बर इंडस्ट्री बना दी। ऐसे बहुत बुरी तरह से उसने ह्यूमन ने एनवायरनमेंट को इफेक्ट किया। इसी के साथ देखते हैं अपन ह्यूमंस को ऐसा नहीं करना चाहिए। ह्यूमंस को एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। एनवायरनमेंट देखो बेटा, एनवायरनमेंट क्या है, नेचुरली ग्रो होने वाली चीज़ है। नेचुरली अगर वो ग्रो होगी और नेचुरली ही वो सस्टेन रहेगी तो ज़्यादा बेटर है। अगर ह्यूमन ऐसे ही एक्सप्लोइट करता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एनवायरनमेंट बचेगा ही नहीं, नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं बचेगा वहाँ पे और सिर्फ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट बचेगा। तो नेचुरल एनवायरनमेंट की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की। तो इसके बीच में, दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखना चाहिए जिससे कि डेवलपमेंट भी हो सके और नेचुरल एनवायरनमेंट कंजर्व भी रह सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज अर्थ कंसिडर्ड ए यूनिक प्लानेट। मैंने अभी बताया था आपको कि अर्थ एक ऐसा प्लानेट है जहाँ पे एटमॉस्फेयर है और जगह पे नहीं है, तो इसका मतलब अर्थ एक यूनिक प्लानेट है। तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं, वो रीजंस अपन देखते हैं। सबसे पहले अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है और सोलर सिस्टम का पार्ट है और एक यूनिक डिस्टेंस पे, जिसको अपन बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन, जिसको अपन बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन का मतलब होता है बेटा ऐसी डिस्टेंस, सन या किसी स्टार से ऐसी डिस्टेंस जिस पे ना तो उस जो प्लानेट होगा उसको ना तो बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी और ना ही बहुत कम हीट मिलेगी, एक सुटेबल हीट मिलेगी जिससे कि वो ना तो फ्रीज अवस्था में होगा ना ही वो एकदम वार्म अवस्था में होगा। आग का गोला भी नहीं बनेगा और एक आइस का गोला भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसी डिस्टेंस पे अपना अर्थ है, एक गोल्डीलॉक जोन में है। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सुटेबल क्लाइमेट्स बनते हैं, वेदर्स बनते हैं, जिससे कि यहाँ पे लाइफ डेवलपमेंट हुई है। इसी के साथ यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन है। ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे ऑक्सीजन है ये सिर्फ और सिर्फ अपने अर्थ पे है, इसी वजह से यहाँ पे लाइफ है। ओके, और थर्ड जो अपन देखते हैं इसमें जो है वो थर्ड जो अपन इसमें देखते हैं वो है इसमें वाटर। अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है, अभी तक नॉन प्लानेट है, जिसपे वाटर सुटेबल कंडीशन में पाया जाता है, मतलब सफिशिएंट इसमें अर्थ में वाटर पाया जाता है। अभी जैसे मैंने बताया था 71% यहाँ पे ओशियंस वाटर है। लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि वहाँ पे उस वाटर को अपन ड्रिंकिंग में काम में नहीं ले सकते, लेकिन वाटर है, ग्लेशियर में है, अपने जो ग्राउंड वाटर है उसमें है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वाटर अपने को मिलता है, लेकिन ये सिर्फ अपनी अर्थ पे है। तो अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी। अर्थ यूनिक क्यों है, अर्थ इसलिए यूनिक है, सबसे पहले ये गोल्डीलॉक जोन में है, इस वजह से यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा हीट है और ना ही बहुत कम यहाँ पे हीट है। यहाँ पे एक सुटेबल टेम्परेचर है। ओके, जो सेकंड अपन ने पढ़ा यहाँ पे ऑक्सीजन है, जो कि और कहीं पे नहीं है। ऑक्सीजन की वजह से ही प्लांट्स और एनिमल्स, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो कर पाते हैं। थर्ड जो अपन ने पढ़ा वाटर। अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है जहाँ पे वाटर है। ओके, सो अब देखते हैं आज के चैप्टर में अपन ने कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी है। ठीक है, कौन कौन सी टर्म्स जो अपने को सीखने को मिली है, नई टर्म्स जो अपने को सीखने को मिली है। देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में अपन ने जैसे एनवायरनमेंट क्या था उसके बारे में देखा। तो द एक्सटर्नल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स,
एनवायरनमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन, मतलब एनवायरनमेंट वर्ड की प्रॉपर डेफिनेशन, द एक्सटर्नल कंडीशंस इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। ठीक है, एक ऐसी परफेक्ट कंडीशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए कंडीशंस मिलती है, तो वो होता है एनवायरनमेंट। ऐसे होता है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब वो सारा एबायोटिक कंपोनेंट एनवायरनमेंट का, जैसे कि लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, अपना एटमॉस्फेयर है, ये सारा क्या करता है, इसको फिजिकल एनवायरनमेंट में काउंट करते हैं इसको। ओके, फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब वो सारे बायोटिक कंपोनेंट, और बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से आएंगे, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और ये अपना एटमॉस्फेयर, ये सारे किस में आ जाएंगे, फिजिकल एनवायरनमेंट में। ऐसे ही अपने पढ़ा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है ए थिन लेयर ऑफ एयर। ए थिन लेयर ऑफ एयर मतलब एक ऐसा, मैंने अभी बताया था आपको कि अर्थ के चारों तरफ एक पूरा एयर का बबल जैसा है, तो एयर का एक एनवलप जो कि एक थिन लेयर में है और अर्थ को कवर करता है, उसको बोलते हैं अपन एटमॉस्फेयर। इसके अलावा लिथोस्फीयर के बारे में अपन ने पढ़ा। लिथोस्फीयर मतलब जो भी अपन लैंडफॉर्म देखते हैं, रॉक्स हो गए, ओशन फ्लोर के नीचे हो गए, वो सारे जो कॉन्टिनेंट का पार्ट हो गया, वो सारा किस में आता है, लिथोस्फीयर में। जो अपने थर्ड देखा वो था हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब अर्थ की सरफेस पे मौजूद वो सारा वाटर, वो चाहे किसी फॉर्म में, चाहे वो ग्लेशियर के फॉर्म में, चाहे वो ओशन के फॉर्म में, चाहे वो लेक्स की फॉर्म में, रिवर्स की फॉर्म में, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, कैसे भी हो, यहाँ तक कि जो अपना एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स है उसको भी अपन हाइड्रोस्फीयर में काउंट करते हैं। जब ये तीनों मिलके बनते हैं तो उसको बोलते हैं अपन बायोस्फीयर। इन ए वेरी नैरो स्फीयर ऑफ द अर्थ विच सस्टेन्स लाइफ। इसका मतलब ऐसा एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे अर्थ का, जहाँ पे लाइफ को जो सस्टेन रहने के लिए एक सुटेबल क्लाइमेट मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। तो अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना जो ये वीडियो है इसको आप बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो इसके लिए आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।